अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। वक्त के बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं। लोग पूछते हैं वक्त क्या है, कैसे बदलता है, एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है। मैं आपको यहाँ पर एक सीरीज़ बनाकर वक्त के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस सीरीज़ में हम वक्त के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि वक्त किस तरीके से बदलता है और इंसानों ने और साइंसदानों ने क्या क्या तजर्बे किए जिससे हमने वक्त की नेचर को जानने की कोशिश की। पहला सवाल ये होता है कि जब हम एक ऐसे रॉकेट में बैठे हैं जो कि बहुत तेजी से मूव कर रहा है, तो क्या हमें वक्त आहिस्ता गुजरता हुआ महसूस होगा? जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं। जो शख्स उस रॉकेट के अंदर बैठा हुआ है उसे लगेगा कि एक सेकंड में ही गुजर रहा है। उसे वक्त के फ्लो में किसी किस्म का फर्क नजर नहीं आएगा। या एक शख्स जो कि बहुत इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड में मौजूद है, उस की जगह लोकेशन ऐसी है जहां पर बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशन फील्ड है और हम ये समझते हैं कि ग्रेविटी में वक्त स्लो हो जाता है, उसे भी अपनी घड़ी पर एक सेकंड में ही टिक होता हुआ वक्त गुजरता हुआ नजर आएगा। किसी किस्म का फर्क उसे नजर नहीं आएगा। तो फिर तो ये लगा कि वक्त एब्सोल्यूट है, हर जगह एक ही जैसा वक्त है। लेकिन वक्त की रिलेटिविटी को जांचने के लिए आपको दो क्लॉक चाहिए। एक क्लॉक वो है जो कि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो और एक क्लॉक किसी दूर जगह पर हो, यानी उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर हो। अगर आप वक्त में फर्क देखना चाहते हैं तो आपको यानी ऑब्जर्वर को उस रॉकेट से बाहर जाना होगा और उसे दूर खड़े होकर उस रॉकेट के अंदर मौजूद क्लॉक को देखना होगा जो कि बहुत तेजी से आगे जा रहा है। तो फिर उसे एहसास होगा कि रॉकेट के अंदर जो क्लॉक, जो घड़ी मौजूद है, वो स्लो टिक कर रही है। इसी तरीके से अगर आप ब्लैक होल से बहुत दूर अपने क्लॉक के रिलेटिव एक ऐसे क्लॉक को देख रहे हैं जो कि ब्लैक होल के बहुत करीब है, तो वहां पर भी आपको एहसास होगा कि वो क्लॉक आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है। तो आप वक्त को दो क्लॉक्स की मदद से उसकी रिलेटिविटी को मेजर कर सकते हैं। उसकी कम स्पीड को या उसकी तेज स्पीड को आप मेजर कर सकते हैं और ये मेजरमेंट पर असरअंदाज होती हैं दो चीज़ें। एक कि जिस चीज़ को, जिस क्लॉक को आप मेजर कर रहे हैं वो कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है, और दूसरा उसके गिर्द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। इस प्रोसेस को टाइम डायलेशन कहते हैं। टाइम डायलेशन हमारी कायनात में हर जगह ही मौजूद है। कहीं वक्त तेज गुजरता है और कहीं वक्त बहुत स्लो गुजरता है। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जब हम ग्रेविटी के पास आते हैं, जब हम ऐसी जगह पर आते हैं जहां पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, तो वहां पर वक्त की रफ्तार स्लो हो जाती है। अब हम जब बात कर रहे हैं वक्त की रफ्तार स्लो हो रही है, तो मैं दो क्लॉक्स की बात कर रहा हूं, लेकिन बात ऐसे होगी कि मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो आपने समझना यही है कि किसी और क्लॉक के लिहाज से वक्त की रफ्तार स्लो हो जाती है, रिलेटिव है। इसका मतलब यह है कि मेरा सर जमीन के सेंटर से ज्यादा दूर है और मेरे पांव उससे ज्यादा करीब हैं। तो मेरे पैर जवान है बनिस्बत मेरे सर से। आपको ये बात हैरानी की लगेगी, लेकिन अगर आप बहुत छोटे लेवल पर जाके देखो, नैनो सेकंड्स में जाके देखें, तो आपको ये फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को बहुत मर्तबा किया गया और मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी मैंने अभी बात की है, लेकिन जो उसके पीछे प्योर एक्सपेरिमेंट किया गया उसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे फंडामेंटल लॉज कायनात में हर जगह पर एक जैसे हैं। इसका मतलब ये है कि हम न्यूटन के लॉ को कहीं भी ले जाएं तो वो सेटिस्फाई होगा। अगर हम हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, हाइड्रोजन के एटम के बारे में बात करें, तो हर जगह एक जैसा होगा। कायनात में किसी जगह भी देख लें। अगर हाइड्रोजन के ऑर्बिट के एनर्जी गैप की बात करें तो वो भी हर जगह पर एक जैसा होगा। फंडामेंटल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट हमारी पूरी कायनात में एक जैसी होगी। पूरी कायनात में न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन एक ही जैसे होगा जब दो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपस में रिएक्ट करेंगे, फ्यूज करेंगे, और उससे हमारे पास हीलियम प्रोड्यूस होगा, न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होगा और साथ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो एक ही किस्म के रिएक्शन हमें हर जगह पर नजर आएगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारी जो पूरी कायनात है उसमें आपको जो फिजिकल लॉज हैं वो एक जैसे नजर आते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि मटेरियल और एनर्जी की प्रॉपर्टीज चेंज होती रहें, लेकिन फिजिकल लॉज में आपको किसी किस्म की चेंज नहीं नजर आएगी।
हमारी इस दुनिया में हम साउंड में एक खास किस्म का इफेक्ट देखते हैं जिसे डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। यानी अगर एक साउंड की सोर्स मेरी तरफ आ रही है तो मुझे उसकी आवाज़ तेज श्रिल सुनने को मिलेगी, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है उसकी मूवमेंट की वजह से। लेकिन जिस शख्स से वो दूर जा रही है उसको उसकी आवाज़ मध्यम सुनेगी, कम लाउड सुनेगी और कम श्रिल सुनेगी, क्योंकि एक तो वो दूर जा रही है और दूसरा ये कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। फ्रीक्वेंसी से साउंड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कंप्रेशन वेव्स की, हम तो साउंड की बात कर रहे हैं। यही प्रोसेस, यही फिनोमिना हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी नजर आता है। मैं रोशनी की बात कर रहा हूं। जब दूर की एक गैलेक्सी मुझसे दूर जा रही है, उस तरफ जा रही है, तो उससे आने वाली रोशनी की वेवलेंथ आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होना शुरू हो जाती है। और अगर हम स्पेक्ट्रम में देखें, हम विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में देखें, तो वो बड़ी होती 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 हमें रेड कलर में नजर आएगी। यानी जो दूर जाने वाली गैलेक्सीज हैं वो हमें लाल रंग की नजर आती हैं। और जो ऐसी गैलेक्सीज हैं बहुत कम हैं जो कि हमारी तरफ आ रही हैं, उनसे आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि विजिबल रीजन में लाई करती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाती है और वो हमें नीले रंग की, पर्पल रंग की नजर आना शुरू हो जाती हैं। इस प्रोसेस को डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है और इसके जरिए हम मूवमेंट देख सकते हैं कि कौन सी चीजें हमसे दूर जा रही हैं और कौन सी चीजें हमारे करीब आ रही हैं। मैं आपको यहाँ पर एक सितारे की तस्वीर दिखा रहा हूं जिससे रोशनी निकली और बीच में एक क्लाउड था। फर्ज कीजिए कि ये क्लाउड हाइड्रोजन का था और हाइड्रोजन ने कुछ वेवलेंथ अपने पास रख ली। इसे हम उसका एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और उसके बाद जो वेवलेंथ उसने चोरी की अपने पास रख के, बाकी जितनी भी रोशनी थी वो भेज दी जमीन पर। हमने जब उसे देखा तो हमें अंदाजा हो गया कि बीच में ऐसी चीजें आई हैं, ऐसे क्लाउड्स आए हैं जिन्होंने ये वेवलेंथ अपने पास रख ली। तो हमें उस स्टार के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई और बीच के रास्ते के बारे में भी पता चल गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से। लेकिन इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से हमें यह भी पता चला कि ये सितारा क्या हमारी तरफ आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है। क्योंकि अगर हम नॉर्मल हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखें तो हमें बड़ा सिंपल नजर आता है। लेकिन जब हमारे पास उस सितारे से स्पेक्ट्रम आएगा तो या तो वो रेड शिफ्टेड होगा या वो ब्लू शिफ्टेड होगा। यानी उसकी लाइन या तो रेड साइड पर गई होंगी या ब्लू साइड पर गई होंगी। अगर वो रेड साइड पर गई होंगी, जो कि ज्यादातर केस होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सितारा हमसे दूर जा रहा है। और अगर वो ब्लू साइड की तरफ मूव कर रही हैं, उस तरफ शिफ्टेड है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो हमारी तरफ आ रहा है। हमें ये तो पता चल गया कि मूवमेंट की वजह से रेड शिफ्ट आती है। लेकिन आज अब मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट भी मौजूद होती है। यानी ग्रेविटी की वजह से भी जो लाइट है उसके स्पेक्ट्रम पर इफेक्ट होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी पर इफेक्ट होता है। मैं आपको यहां पर एक रोशनी की वेव दिखा रहा हूं जो कि सूरज से जमीन की तरफ आ रही है। और अगर ये सूरज से ब्लू रेंज में निकल रही है तो जमीन पर आते आते ही अपनी एनर्जी लूज करे। जो फोटॉन्स हमारे पास आ रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं और इसलिए वो रेड शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। यानी उनकी वेवलेंथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। बिल्कुल वैसे इफेक्ट है जो कि हम मूविंग चीजों में देखते हैं या डॉपलर इफेक्ट में देखते हैं, लेकिन अब ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, इसलिए इसे ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट कहा जाता है। मैं अगर आपको एक तस्वीर दिखाऊं और इस तस्वीर में आप देखें कि जमीन पर ज्यादा ग्रेविटी है, तो जमीन से अगर हम सोर्स लें और उससे वेव प्रोड्यूस करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो वेव जब स्पेस में जाएंगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता रेड शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर कम ग्रेविटी है। लेकिन अगर रिवर्स में देखा जाए और स्पेस से हम सोर्स के जरिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करें तो वो जमीन की तरफ जब आएगी, क्योंकि जमीन में ग्रेविटी ज्यादा है, तो यहां पर वो रेड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि उसका जो वेवलेंथ है वो बदलना शुरू हो जाएगी। इस चीज को पहली मर्तबा एक्सपेरिमेंटली साबित किया पाउंड रेबे का एक्सपेरिमेंट ने, जो कि एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में साइंसदानों ने एक ट्रांसमीटर लिया जो कि गैमा रेज प्रोड्यूस करता था। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो गैमा रेज है, उसके फोटॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हमने बहुत ऊपर 22.6 मीटर के ऊपर आयरन के एटम्स रख दिए। नॉर्मली गैमा रेज को उस रेंज में प्रोड्यूस किया जा रहा था जो कि आयरन के एटम के साथ जैसे ही इंटरेक्ट करें तो वो उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, एक्साइट कर दें। आयरन का एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उससे जैसे गैमा रे टकराएगी तो वो एक्साइट होकर हायर शेल में चले जाएंगे।
लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि फासला बहुत ज़्यादा है, 22.6 मीटर है, तो अब क्या होगा कि जो सोर्स है वहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा है, बहुत कम लेकिन ज़्यादा है, और जो हमारे पास आयरन के एटम्स हैं वहाँ पर ग्रेविटी कम है। तो जब यहाँ से गैमा रे प्रोड्यूस होंगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता रेड शिफ्ट होंगी, और अगर वो रेड शिफ्ट होती हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। अब वो एनर्जी आयरन के एटम को सिमुलेट नहीं कर सकती या उन्हें एक्साइट नहीं कर सकती, और यही चीज़ हम देखना चाहते हैं। तो जब इस एक्सपेरिमेंट को किया गया तो ऐसे ही हुआ, जितने भी एटम थे वो एक्साइट ना हुए, और फिर वो जो रेड शिफ्ट थी जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रही थी, उसे ख़त्म किया गया डॉपलर शिफ्ट के साथ। और जो ही डॉपलर शिफ्ट के साथ उसे ख़त्म किया गया, यानी उसे वापस अपनी जगह पर लाया गया, तो हमने देखा कि आयरन के एटम आहिस्ता आहिस्ता सिमुलेट होना शुरू हो गए, जिससे हमें पता चला कि ग्रेविटी रेड शिफ्ट देती है। इस चीज़ को फर्दर बहुत से और एक्सपेरिमेंट्स ने भी साबित किया। हमने जब एटॉमिक क्लॉक बना ली है और हमें पता चल गया कि सीजियम एक ऐसा एटम है जो कि 1 सेकंड में बहुत मर्तबा रेजोनेट करता है। जब वो रेजोनेट करता है तो उसके साइकिल से हमने उस सेकंड की पैमाइश की, तो हम बहुत छोटे लेवल पर जाकर भी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते थे। और हमने सीजियम के एटॉमिक क्लॉक के जरिए ज़मीन की सतह पर, एलिवेशन पर टाइम को देखा एक और क्लॉक से, यानी एक क्लॉक यहाँ पर है और हमने एक क्लॉक लिया और उसे पहले ज़मीन की सरफेस पे देखा और फिर देखा इन दोनों क्लॉक में कितना फ़र्क है, और फिर उसको ऊपर 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 और इस तरीके से लेते गए, तो हमें पता चला कि यहाँ पर टाइम स्लो गुजरता है, यहाँ पर टाइम तेज ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, और ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ी से गुजरता है। तो जैसे जैसे हम स्पेस की तरफ जाते हैं वहाँ टाइम गुजरता तेज़ है, तेज़ क्लॉक चलते हैं, टिक करते हैं। और अगर हम ब्लैक होल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर टाइम और ज़्यादा स्लो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है, बड़े बड़े सितारों में बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है, तो वहाँ पर भी टाइम स्लो होगा। तो हमारे पास एक पूरा मैप आ जाता है स्पेस टाइम का कि कहाँ पर टाइम स्लो गुजरेगा विद रिस्पेक्ट टू अदर क्लॉक और कहाँ पर टाइम तेजी से गुजरेगा। अगर आप एक गैलेक्सी में रहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप ज्यादा अरसे तक जिंदा रह सकें, तो फिर आपको गैलेक्सी के सेंटर के ब्लैक होल के पास रहना होगा। उसकी वजह यह है कि हमें भी पता है कि सोलर सिस्टम के बीच वाले प्लैनेट बड़ी तेजी से मूव करते हैं, और जैसे जैसे हम सोलर सिस्टम से बाहर जाते हैं तो मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट स्लो हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही गैलेक्सी के साथ होता है। जो सितारे गैलेक्सी के ब्लैक होल के बिल्कुल पास होते हैं वो बड़ी तेजी से मूव कर रहे होते हैं, और जो सितारे दूर होते हैं वो बहुत लंबा भी चक्कर लगा रहे होते हैं और स्लो भी मूव कर रहे होते हैं। तो मैं एक ऐसे सितारे के प्लेनेट पर हूं जो कि बिल्कुल ब्लैक होल के पास है और बड़ी तेजी से मूव कर रहा है। तो एक तो मूवमेंट बहुत तेज है, यानी स्पीड तेज है, और दूसरा वहां पे ग्रेविटी बहुत तेज है। तेज स्पीड और ज्यादा ग्रेविटी दोनों टाइम को, जो क्लॉक्स हैं उनको स्लो करते हैं, इसलिए वहां पर टाइम या क्लॉक बहुत स्लो होंगे। और अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता इस गैलेक्सी से दूर होना शुरू कर दूं तो अब मेरी स्पीड भी स्लो होना शुरू हो जाएगी, यानी क्लॉक तेज टिक करना शुरू कर देंगे, और ग्रेविटी भी कम होती जा रही है तो क्लॉक तेज टिक करना शुरू हो जाएंगे, तेज मूव करना शुरू कर देंगे। और गैलेक्सी से बाहर निकल जाऊं, ऐसी जगह पर चला जाऊं जहां पर स्टार्स नहीं है, जहां पर गैलेक्सीज नहीं है, बिल्कुल प्योर स्पेस में चला जाऊं, तो वहां पर क्लॉक बहुत तेजी से टिक करेंगे, वहां पर टाइम बड़ी तेजी से गुजरेगा। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था कि वक्त किस तरीके से हमारी कायनात में गुजरता है। बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है, लेकिन किस चीज़ के रिलेटिव है वो भी हमने देखा, और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से ग्रेविटी और स्पीड क्लॉक की या टाइम की मूवमेंट पर असरअंदाज करते हैं। टाइम हर जगह पर एक जैसा नहीं गुजरता। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।